कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है यानी थोड़ा सा कम गो है, बिहेवियर यू कैन चेंज रिलेटिवली इजीली, पर्सनालिटी को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक स्ट्रेंथ नेचुरल है विच कम्स टू यू नेचुरली, लेकिन दूसरी आप डेवलप कर सकते हैं। अपना जो कंफर्ट जोन है उसी से आगे आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है। दिस इज थिंकिंग जो है वो अपने आप को सिचुएशन से निकाल के देखता है। जब तक आपको क्रिटिकल फीडबैक नहीं मिलेगा आप शायद अपने आप को इम्प्रूव उस तरह से नहीं कर पाएंगे। MBTI इंस्ट्रूमेंट जो है इसको कौन यूज़ करता है मैं पूरा बताऊंगा अभी। MBTI है क्या, मायर ब्रिग्स कौन थी, मैं अभी बताता हूँ सारा। डोंट वरी अबाउट इट। इसको फॉर्चून 500 कंपनीज जो हैं उनको कहा जाता है जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हैं। तो फॉर्चून 500 कंपनीज में से 70% उसको यूज़ करती हैं। फॉर्चून 100 में से 90% इसको यूज़ करती हैं। आगे जाके भी मैं बताऊंगा कि इट्स अ टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस। कुछ कंपनीज ये गलती करती हैं कि इस टूल को सिलेक्शन के लिए या हायरिंग के लिए यूज़ करती हैं, विच इज़ नॉट ओनली इनकरेक्ट बट अनएथिकल। वो सही नहीं है, ठीक है। जब मैंने सर्टिफिकेशन की थी MBTI की 2013 में, तो वो क्लियरली बताते हैं कि दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हायरिंग, दिस इज़ प्योरली अ सेल्फ अवेयरनेस टूल। ये आज का पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल डेवलपमेंट का टूल है। लेट्स मूव ऑन। इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि अपने बारे में जानना। जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, टोटल 16 हैं बाय द वे, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, एवरी पर्सनैलिटी हैज़ अ स्ट्रेंथ, एवरी पर्सनैलिटी हैज़ सम चैलेंजेस। कोई पर्सनैलिटी बेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ लोग थोड़े से प्राउड होते हैं, वो कहते हैं ये मेरी पर्सनैलिटी है तो ये बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ पर्सनैलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, कुछ थोड़ी कम एग्जिस्ट करती हैं, और ये डेटा भी हमें मिलता है अमेरिका से। पूरी दुनिया में ऐसी रिसर्च नहीं है, क्योंकि अमेरिकन टूल है तो उनकी रिसर्च बेस्ड ऑन अमेरिका है ज़्यादा, ठीक है। अपने बारे में जानने का पता चलता है, लोगों के बारे में जानने का पता चलता है। एंड में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। तो MBTI के साथ आपको करियर पाथ्स का भी पता लग सकता है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि अभी हम जब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में जाएंगे तो पीपल माइट फील कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है यानी थोड़ा सा कम गो है तो शायद वो बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स या जहाँ पे ज़्यादा बोलना पड़े वो जॉब नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है। सो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि इंट्रोवर्ट हैं बट सेल्स में कामयाब हैं। दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर प्रेफरेंसेस, पर्सनैलिटी। फर्क समझ आ गया, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ स्किल्स नहीं है। और बिहेवियर और पर्सनैलिटी, बिहेवियर वो होता है जो आप एग्जिबिट करते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, और जब वो चेंज होता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है। बट बिहेवियर यू कैन चेंज रिलेटिवली इजीली, पर्सनैलिटी को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लॉन्ग रन में ज़्यादा जान मारनी पड़ती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। हिस्ट्री क्या है इसकी? ये जिनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ इनका नाम है कार्ल यंग। स्पेलिंग है JUNG, कार्ल के CARL, लेकिन बुलाया कार्ल यंग जाता है। सो ही वॉज अ स्विस साइकेट्रिस्ट। इन्होंने टाइप की थ्योरी बनाई थी। इनका एक और भी चीज़ की वजह से बहुत मशहूर है, विच इज़ देयर साइकोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो अगर आप चैट GPT पे जाएं 4 पे, तो जारी बात है दैट इज़ पेड। 3 है या उसके बाद 3, 4 से पहले कौन सी है? सो गो टू 3.5। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी अ ड्रीम के आप एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं और बारिश हो रही है, तो टाइप इन दैट कार्ल यंग ड्रीम इंटरप्रिटेशन, आई एम क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड देयर इज़ रेनिंग। तो वो आपको उसकी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर देगा, जो कि काफ़ी हद तक सही होती है। तो ड्रीम साइकोलॉजी पे इसका काफ़ी काम है, जिस तरह इस्लामिक ड्रीम्स के ऊपर इब्न सीरीन का बहुत ज़्यादा काम है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू।
और लास्ट टाइम भी जब हम सेशन में आए थे तो एक दो लोगों ने उसी वक्त करके देखा था, तो कुछ लोगों का काफ़ी हद तक सही आया था, एक दो लोगों ने कहा कि नहीं हमारा इस तरह रिलेट नहीं करता। बहरहाल इन्होंने टाइप थ्योरी की बुनियाद रखी, उसको आगे से एक्सटेंड किया। ब्रिग्स और मायर्स दो माँ बेटी थी, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दे बेसिकली फेल्ट कि जो वॉर है वो होती है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, और कम्युनिकेशन जो नहीं हो पाती वो होता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटीज़, यानी कि उन्होंने रिवर्स सारा किया। इसके लिए उन्होंने उसको टूल को मज़ीद डेवलप किया एंड दैट इज़ वाई द टूल इज़ कॉल्ड, उनके नाम के ऊपर, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इस कंपनी का नाम अब मायर ब्रिग्स कंपनी है जो इस टेस्ट को ओन करती है। 16 पर्सनैलिटीज़ जो हैं जो आएंगी उसके ऊपर इनका कॉपीराइट नहीं है, लेकिन जो टेस्ट का नाम है MBTI उसके ऊपर इनका कॉपीराइट है। सो ऑफिशियल टेस्ट ये है। जिन्होंने ये टेस्ट बनाया था उन दोनों में से कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं था, सो दे वर जस्ट अ कॉम्बिनेशन, अ पेयर ऑफ मदर एंड डॉटर, और उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ के ऊपर काम करना है, विच इज़ अगेन अ प्रूफ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी कोई डिग्री लेकर आएँ, आप उसके अंदर वैसे भी काम कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है डिग्री हो, कोई टेक्निकल काम हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन कई दफ़ा एक्सेप्शंस भी होती हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। और इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टूल्स जो कि पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली डिफ़ाइन करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी को, जो भी पर्सनैलिटी आपकी टाइप आएगी वो उसको पॉजिटिव साइड भी बताएगा और थोड़ी सी नेगेटिव का वर्ड हम ना यूज़ करें, चैलेंजेस भी बताएगा या डेवलपमेंट एरियाज भी बताएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके ऊपर 20 साल की रिसर्च हुई है क्वेश्चनेयर पे, जब ये इससे पहले के पहली दफ़ा पब्लिश हुआ। इसके ऊपर 4000 रिसर्च पेपर्स हैं। हर साल इसको अपडेट किया जाता है टू मेक श्योर देयर इज़ नो रेस, जेंडर, नेशनल ओरिजिन, कलर, किसी तरह का कोई बायस ना हो, एज का भी कोई बायस ना हो। सो व्हेन यू टेक एन असेसमेंट यू विल नेवर नो कि ये किसको टारगेट कर रही है, किसी किस्म का कोई बायस इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो नो असेसमेंट इज़ परफेक्ट, नो टेस्ट इज़ परफेक्ट। हर टेस्ट की कोई ना कोई रिलायबिलिटी, कोई ना कोई वैलिडिटी होती है, यानी कि कितना एक्यूरेट है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी है, काफ़ी 80% से भी हाई है। क्या क्या एप्लीकेशन एरिया हैं इसके, ये आगे भी मैं डिस्कस करूँगा। कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, कोचिंग, उसके अलावा डाइवर्सिटी, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसका बहुत की एरिया है। US एम्बेसी के साथ मैंने काफ़ी काम किया, क्योंकि अमेरिकन टूल है, दे आर वेरी कीन कि हम MBTI के साथ ही काम करें, तो उसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन की वर्कशॉप्स करवाई। वो ऑफिशियल वर्कशॉप्स होती हैं। बाय दैट व्हाट आई मीन इज़ के MBTI ख़ुद वो वर्कशॉप्स बनाता है और अपने सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स को वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं और फिर वो डिलीवर करते हैं। यू कांट चेंज एनीथिंग। को थोड़ा बहुत अडॉप्ट करना हो तो कर सकते हैं, बट नॉर्मली वो ऑफिशियल, इसलिए उनको कहा जाता है कि दीज आर सिग्नेचर वर्कशॉप्स। और करियर के लिए भी सजेशन होती है। सो MBTI हैज़ अ करियर रिपोर्ट एज वेल, कम्युनिकेशन रिपोर्ट भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट भी है। ठीक है, व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ इज़ के टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर। पेपर है कि सबके पास? निकाल लें ज़रा, या आपके पास ही रहेगा पेपर। सो रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपसे मांगूंगा नहीं। इस पे अपना साइन करें, जो आपका साइन है। ऑल डन? अच्छा, अब यूज़ योर ऑपोजिट हैंड टू साइन इट अगेन। ऑल डन? पहला साइन करते हुए आपकी क्या फीलिंग्स थी? इजी, नॉर्मल, रेगुलर, कंफर्टेबल, नेचुरल। ठीक है, और दूसरे में क्या फीलिंग्स थी? टिपिकल, दूसरा भी टिपिकल, डिफिकल्ट, ऑल राइट। आई थॉट टिपिकल। और इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी गुड। और चैलेंजिंग, ठीक है।
क्रिएटिव, वेरी गुड, ऐसे ही सोच रखनी चाहिए। तो नॉर्मल क्या होती हैं फीलिंग्स? नॉन प्रेफर्ड हैंड की फीलिंग्स आती हैं आपको, जैसे स्लो है, नॉट मी। लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी एंड यू विल गेट मोर फ्लुएंट। दैट इज़ द सेम केस विद MBTI के प्रेफरेंसेस। एक आपकी स्ट्रेंथ है, एक आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट इफ़ यू ट्राई टू डेवलप इट, इट विल बी डेवलप्ड। एक नेचुरल स्ट्रेंथ हमेशा रहेगी। दिस इज़ लेसन नंबर 2। एक स्ट्रेंथ नेचुरल है विच कम्स टू यू नेचुरली, लेकिन दूसरी आप डेवलप कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन किसी का खुदा न खास्ता कोई बाजू लूज हो जाए, एंड वी हैव ऑल्सो सीन पीपल ड्राइंग विद देयर फीट। देखा है? ठीक है, इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, तो हम दूसरी भी अपनी प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, बट वी डोंट डू दैट। क्यों? ज़रूरत महसूस नहीं होती और हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, और अपना जो कंफर्ट जोन है उसी से आगे आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है। दिस इज़ सो आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, मटेरियल, आर्टिकल्स, आई वॉच यूट्यूब वीडियोस, लोगों से मिलता हूँ, लोगों को कोच करता हूँ। सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। सक्सेस स्टार्ट्स वेयर कंफर्ट जोन एंड्स। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर। प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस टेल्स यू कि आपके लिए क्या एनर्जाइजिंग है, क्या कंफर्टेबल है। इट डज नॉट टॉक अबाउट स्किल। ये आपको बताएगा कि क्या चीज़ आपके लिए आसान है, नेचुरल है, कंफर्टेबल है। ये चीज़ याद रखने वाली है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। टाइप कैन नॉट डिटर्मिन योर एबिलिटी और स्किल। हमारा मकसद आपकी पर्सनालिटी चेंज करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपकी अवेयरनेस एक्सट्रोवर्ट की बढ़े, एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपकी अवेयरनेस इंट्रोवर्जन की बढ़े। मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी इंट्रोवर्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट क्या है, तो उसमें बताऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। देयर इज़ नो सच थिंग एज राइट और रॉन्ग टाइप। ये मैंने पहले ही बता दिया कि कोई पर्सनैलिटी परफेक्ट नहीं है, कोई राइट और रॉन्ग टाइप नहीं है। यू कैन यूज़ ऑल दी 8 प्रेफरेंसेस। बेसिकली 4 पेयर्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो चारों में से आपने एक एक सिलेक्ट करना है। टोटल 8 हो गए। तो आप नॉर्मली 8 यूज़ करते हैं। जब मैं आपसे कहूँगा एक चूज़ करें तो आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों यूज़ भी करते हैं तो किसी एक को चूज़ करें जिसको आप हल्का सा भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट योर पर्सनैलिटी टाइप। आई विल डिस्क्राइब द टाइप बट आई विल नॉट डिसाइड योर टाइप। समझ आई? वो आपने डिसाइड करनी है। आ जाए, वालेकुम सलाम। वो आपने डिसाइड करनी है। सो दैट्स टोटली अप टू यू, दैट्स योर चॉइस। MBTI को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, ये लेसन पहला मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इट कैन नॉट बी यूज फॉर सिलेक्शन, फॉर हायरिंग, फॉर रिक्रूटमेंट, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, फॉर प्रमोशन। इन चीज़ों के लिए यूज नहीं हो सकता। ये 8 प्रेफरेंसेस हैं, इनको अब मैं बारी बारी डिस्कस करता हूँ। इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग। तो चारों पेयर्स में से एक एक आपने चूज़ करना है और आपने अपने पेपर पे लिखते जाना है वो प्रेफरेंस कौन सी है। एंड में आपके पास 4 लेटर्स बनेंगे। बेसिकली ये 4 प्रेफरेंसेस हैं। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, यानी कि आपकी एनर्जी कहाँ से आती है। डू यू लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, एनर्जी वहाँ से आती है। या डू यू लाइक टू ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, एनर्जी वहाँ से आती है। सेंसिंग एंड इंट्यूशन, आप इंफॉर्मेशन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। थिंकिंग एंड फीलिंग, आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। थिंकिंग एंड फीलिंग में आपको बताऊंगा कि थिंकिंग वाले होते हैं जो दिमाग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फीलिंग वाले जो दिल पे करते हैं। जजिंग एंड परसीविंग, जजिंग डज नॉट मीन जजमेंटल, परसीविंग डज नॉट मीन परसेप्टिव।
ये है कि आप अपना काम कैसे करते हैं, हाउ डू यू डील विद द वर्ल्ड अराउंड यू। एक चीज़ अब याद रखना, ये पहला और ये दूसरा, इनको समझो कि ये गेट कीपर्स हैं। दीज आर योर विंडोज टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये किसी दूसरे में समझना आसान होता है। ये दोनों इंटरनल फंक्शंस हैं, ये पहला और चौथा एक्सटर्नल फंक्शन। ठीक है, तो आप किसी को दे के ये और ये फ़ौरन इवेलुएट कर सकते हो, ये दोनों इवेलुएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन। अब मैं डिस्क्राइब करता हूँ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स को, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। बट जहाँ पे क्वेश्चंस पूछने, क्वेश्चन मुझसे पूछें। जहाँ पे लगे कोई चीज़ क्लियर नहीं है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो बोलने से पहले इतना सोचना पसंद नहीं करते, सो जो उनके दिल में बात आई वो कर दी। इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो बोलने से पहले रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, कई दफ़ा ज़्यादा सोच लेते हैं कि मौका निकल जाता है। और एक्सट्रोवर्ट्स कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। अब मैं आपको हर किसी की पॉजिटिव और दूसरी साइड बताता जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो एक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि बस जो काम बात आई है काम करना है, जो काम करने वाला उसको कर दो। जो इंट्रोवर्ट्स हैं अगेन वो थोड़ा सोचेंगे पहले करने से, कहेंगे यार मैं सोचूंगा, देखूंगा, अगर मुझे सूट करता है तो फिर मैं करूंगा या करूंगी। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनके ज़हन में कोई बात आएगी तो वो उसको डिस्कस करना पसंद करेंगे। इंट्रोवर्ट्स के ज़हन में बात आएगी तो पहले उसको सोचना पसंद करेंगे। मीटिंग्स के अंदर एक्सट्रोवर्ट्स को चुप करवाना पड़ता है क्योंकि वो बोलते ज़्यादा हैं। और इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो मीटिंग्स में या आपकी कोई ग्रुप असाइनमेंट है उससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, तो वो मीटिंग्स के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बुलवाना पड़ेगा। जब बोलेंगे तो वो ऑब्जर्व अच्छा कर रहे होते हैं तो वो इनपुट अच्छी देंगे, लेकिन अगर कोई बुलवाएगा नहीं तो वो शायद मीटिंग ख़त्म हो जाएगी और वो वैसे ही चुप करके बैठे रहेंगे। सो दोनों का फ़ायदे और ऑपोजिट साइड मैंने आपको बता दी। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो एनर्जी लेते हैं लोगों से मिलके, बाहर जाके, घूम फिर के, नए लोगों से मिलके। किसी इवेंट पे जाएंगे, नए लोगों से इंटरैक्ट करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो एनर्जी लेते हैं, वो भी लोगों से मिलना ऐसा नहीं कि वो पसंद नहीं करते, लेकिन उनका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स लिमिटेड होगा। एक्सट्रोवर्ट्स के इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे लेकिन इन डेप्थ नहीं होंगे, गहरे नहीं होंगे रिलेटिवली। इंट्रोवर्ट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो होंगे कम लेकिन होंगे गहरे, उसको परसू करेंगे पूरे दिलो जान से। ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया। इसी तरह एक्सट्रोवर्ट्स अपनी जो एनर्जी है, सिंपल एक्सप्रेशन है, बाहर से लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स अपनी एनर्जी अपने अंदर से लेते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर एक्सट्रोवर्ट्स को देखें तो उनमें एक एनर्जी होती है, एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है, कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनके अंदर वैसे उस तरह का बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं होता। ऑल्दो बोथ कैन कम्युनिकेट, बोथ कैन वर्क इन एनी प्रोफेशन, बट एक्सट्रोवर्ट्स को थोड़ा सा एज होगा वर्किंग इन प्रोफेशंस जहाँ पे बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा एज होगा। बट अगेन याद रखना मैंने क्या कहा था, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ, यस, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ स्किल। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये नहीं सोचना कि मैं कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकता। यू कैन मॉडिफाई योर बिहेवियर एंड इन द लॉन्ग रन मॉडिफाई करना बिहेवियर को कैन टर्न इनटू चेंज इन पर्सनैलिटी, बट स्लोली। ठीक है, अब आप बताओ कि आप इंट्रोवर्ट में फॉल करते हो, एक्सट्रोवर्ट में कुछ क्लैरिटी मिली? ठीक है, राइट इट डाउन। इंट्रोवर्ट के लिए आई, एक्सट्रोवर्ट के लिए ई। जी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मतलब हम एक्सट्रोवर्ट के ग्रुप्स में हो तो वहाँ पर इंट्रोवर्ट फील कर रहे होते हैं, एंड और इंट्रोवर्ट के ग्रुप में हो वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट फील कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम, अच्छा, एक टर्म होती है एम्बीवर्ट, जो दोनों में फॉल करते हैं। अब MBTI की एक समझ लो कैरेक्टरिस्टिक है या लिमिटेशन है कि वो कहता है कि आप 51% भी हैं,
हल्की सी भी प्रेफरेंस है, आपने एक तरफ जाना है, यानी कि आप रोड के दरमियान में खड़े नहीं हो सकते, आपने या उस तरफ जाना है या इस तरफ आना है। आप वर्क प्रेशर को छोड़ के, क्लास प्रेशर को छोड़ के, फैमिली प्रेशर को छोड़ के बिल्कुल नेचुरली देखो कि आप नॉर्मली लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से एनर्जी मिलती है या अकेले रहने से एनर्जी मिलती है। नॉर्मली आपकी प्रेफरेंस हल्की सी भी किस तरफ ज़्यादा है, तो वो चीज़ लिख लो। तो फिर भी मोस्टली मतलब एक लाइफ में एक आम इंसान जो है वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा होता है। एक्सट्रोवर्ट वो चल रहा होता है क्योंकि उसको चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमने इस चीज़ पे नहीं जाना। हमने जाना है कि आप नेचुरली उस चीज़ को छोड़ दोगे, क्या करना पड़ता है ये देखो कि आप नेचुरली कैसे हो। सही है, वो सोचो कि आप नेचुरली आपको क्या चीज़ पसंद है, आप एनर्जी कहाँ से लेते हो। वीकेंड पे जब आप फ्री होते हो तो आपका दिल होता है कि आप लोगों से मिलो, शादी पे जाते हो किसी की या इवेंट पे जाते हो तो नए लोगों से घुलना मिलना पसंद है, या थोड़ा सा आप उन्हीं लोगों से मिलते हो जो जानने वाले हैं और थोड़ा सा साइड पे होकर बैठते हो। सो इन चीज़ों से पता लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। ठीक है, सक्सेस का भी होता है कि कौन ज़्यादा जो है ना। बिल्कुल भी नहीं। अगर एक वेबसाइट है celebritytypes.com, उसका नाम अब चेंज हो गया, लेकिन आप सेलिब्रिटी टाइप्स लिखोगे तो वो आ जाएगी। उसमें हर तरह की पर्सनालिटीज़ में प्रेसिडेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। एक जो जे और पी एंड वाला डिस्कस करेंगे उसमें मैं थोड़ा बताऊंगा कि उसमें कुछ जेज जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, पीज जो होते हैं वो किस प्रोफेशन में ज़्यादा सूटेबल हैं। ठीक है, हाँ, एक सक्सेस कोई डिटर्मिनेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रॉन्ग करियर में चले जाएं तो फिर थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि आएंगे। सो आई चूज माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, मैं कोई एब्सोल्यूट बात नहीं करूंगा। हम ईच प्रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं, जिस तरह अभी आपने बात की वो बिल्कुल यही है कि हम एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन दोनों को यूज़ करते हैं। सो आई एम एक्सट्रोवर्टेड व्हेन आई एम हेयर, आई एम एक्सट्रोवर्टेड विद माई सन्स, और मैं इंट्रोवर्टेड होता हूँ जहाँ पे मैं कहीं नई जगह पे चला जाऊँ। सो आई एम अ स्लाइट इंट्रोवर्ट। तो मैंने टाइप 2 किया हुआ है, स्टेप 2 भी किया हुआ है, तो उसमें मेरे 4 एक्सट्रोवर्ट आए थे, 1 इंट्रोवर्ट था, लेकिन जो मेरा इवेंचुअल स्कोर आया वो ये था कि मैं स्लाइट इंट्रोवर्ट हूँ, यानी कि आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्ट। आई लाइक टू टॉक, बट आई लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट आई लाइक। लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, जिस तरह मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, तो मैं अब उसमें क्या बोलूँ। सो देयर आई एम क्वाइट, बट इफ देयर इज समथिंग एल्स लाइक न्यूज़, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी या कोई ऐसी चीज़, तो फिर उस पर मैं बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। आप अगले वाला ये याद है मैंने कहा था एक मुश्किल होगा थोड़ा समझना, अब ये वो है। तो अब मेरी बात और गौर से सुननी है। सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग डज नॉट मीन सेंसिबल, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, सेंसिंग वाले लोग, थोड़ा मैं पहले ही बता देता हूं आपको, पहले इससे कि ये स्लाइड चलाऊं। सेंसिंग वाले लोग जो हैं, दे रिलाई ऑन नंबर्स, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स। उनका फोकस होता है आज के ऊपर, वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अगर आप सेंसिंग हैं और आपको कोई रिपोर्ट दी जाए तो आप उस रिपोर्ट का पुर्जा पुर्जा अलग करके देखेंगे। नंबर्स ठीक हैं, डेटा ठीक है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट ठीक है, कहीं कॉमा मिसिंग तो नहीं है, पेजेस पूरे हैं, उस हर चीज़ की डिटेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, और सेंसिंग वाले कहते हैं कि अगर एक चीज़ सही चल रही है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही चल रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज सेंसिंग। फिर रिपीट कर देता हूं, फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, नंबर, फोकस आज के ऊपर, रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन की डिटेल्स में जाना है। अब आते हैं इंट्यूशन की तरफ, अभी मैं आपको डिटेल्स और भी यहां बताऊंगा। इंट्यूशन वाले क्या कहते हैं, फ्यूचर, पॉसिबिलिटीज, पैटर्न्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, इमेजिनेशन। अगर रिपोर्ट उनको देंगे देखने के लिए तो वो कहेंगे, रिपोर्ट की डिटेल्स से वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं पहले मुझे इसकी समरी बताओ। अगर आप उनके पास इतनी मोटी रिपोर्ट ले जाएंगे
तो वो कहेंगे कि पहले मुझे इसकी एक जिस्ट बताओ, यानी कि एक समरी बताओ, इसका क्रक्स बताओ क्या है. सो दैट इज इंट्यूशन. अब मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको रीइंफोर्स हो जाए, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए. सेंसिंग वाले देखें आई नीड टू सी मोर डेटा, और इंट्यूशन वाला फोकस करता है अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है. सेंसिंग वाले जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लेते हैं, और इंट्यूशन वाले जो हैं वो एक होलसम पिक्चर बनाते हैं कि चीज़ों को कनेक्ट करो. अब ये डिटेल्स आ गई, इनको गौर से देखिएगा. सेंसिंग वाले वांट टू नो द फैक्ट्स, और इंट्यूशन वाले दे वांट टू नो आइडियाज, पॉसिबिलिटीज, पैटर्न्स. सेंसिंग वाले जो हैं वो स्पेसिफिक्स पे जाते हैं, डिटेल्स के अंदर. जो इंट्यूशन वाले हैं वो बिगर पिक्चर को देखते हैं, ये चीज़ें कनेक्ट कैसे होती हैं. सेंसिंग वाले रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, और इंट्यूशन वाले इमेजिनेटिव अप्रोच रखते हैं. याद रखना है कि इन दोनों में से कोई टाइप सही नहीं है, कोई प्रेफरेंस सही नहीं है, कोई टाइप सही नहीं है, कोई गलत नहीं है. सेंसिंग वालों का फोकस प्रेजेंट के ऊपर है, हेयर एंड नाउ, और इंट्यूशन वाले जो हैं वो फ्यूचर का सोचते हैं, उनका फोकस फ्यूचर के ऊपर है. सेंसिंग वाले हैं जो वो देखते हैं कि चीज़ें प्रैक्टिस में चल रही हैं, अगर उनके पास कोई आइडिया लेके जाएंगे वो कहेंगे इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, मुझे कोई डेटा दो, कोई सबूत दो इसका, ये आइडिया प्रैक्टिकली कैसे चलेगा. अगर उनके सामने आइडिया ले जाएंगे बुलेट ट्रेन, तो वो कहेंगे इसका खर्चा कैसे पूरा होगा, बनाएगा कौन, उसको मेंटेन कौन करेगा. तो वो इस तरह आइडियाज़ की प्रैक्टिकलिटी देखते हैं. और इंट्यूशन वाले जो हैं वो आइडिया की थ्योरी देखते हैं, कि इमेजिनेशन में रहते हैं. तो सेंसिंग वाले ऑब्जर्वेशंस पे जाते हैं, ओरिजिनल यानी कि देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है, और इंट्यूशन वाले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी थ्योरीज को देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को देखते हैं. तो कुछ क्लैरिटी मिली कि आप सेंसिंग में हैं या इंट्यूशन में. अगर सेंसिंग में हैं तो एस लिख लें, इंट्यूशन में हैं तो एन लिख लें, क्योंकि जो आई है वो पहले ही इंट्रोवर्ट के लिए यूज़ हो चुका है. सो सेंसिंग वाले एस लिख लें, इंट्यूशन वाले एन लिख लें. जिसको क्लियर नहीं है प्लीज आस्क मी. ऑल क्लियर? ठीक है, वेरी गुड. एक और चीज़, जो सेंसिंग वाले हैं वो चीज़ों को बाइफरकेट करके, मतलब अलग अलग करके देखते हैं. इसी तरह जो इंट्यूशन वाले हैं वो अलग अलग करके नहीं देखते, वो चीज़ों को कनेक्ट करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कोविड आया है, तो सेंसिंग वाले ये देखेंगे कि कितनी वैक्सीन बनानी है, कितने मुल्क में कितने लोग मर गए. जो इंट्यूशन वाले हैं वो ओवरऑल देखेंगे कि इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आया, कब इकोनॉमी रिकवर करेगी, ये पैटर्न बना कहाँ से था, फैला कैसे है. जो सेंसिंग वाले हैं वो डिटेल्स के अंदर ज़्यादा चले जाएंगे, और जो इंट्यूशन वाले हैं वो डिटेल से निकल के बाहर से देखेंगे कि इसका व्यू कैसे है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सेंसिंग की भी और इंट्यूशन की भी. सेंसिंग के अंदर एक कंपनी थी, जिसका दो कंपनीज थी, AOL, आप गूगल पे सर्च करना, अमेरिका ऑनलाइन, और टाइम वार्नर, जो कि मूवीज़ की कंपनी थी. तो उन दोनों का मर्जर किया गया अर्ली 2000s में या लेट 1990s में, ये तब की बात है. और वो दोनों कंपनीज अपनी अपनी जगह सही चल रही थी. जब उनका मर्जर किया गया तो वो बहुत बड़ा फेलियर हुआ. तो उनको किसी इंट्यूशन वाले ने मशवरा दिया होगा कि ये अगर इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी और मज़ीद कंपनी बड़ी बन जाएगी. तो वहाँ पे इंट्यूशन वाला फेल हो गया. ठीक है, AOL टाइम वार्नर, ये आप सर्च कीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप मर्जर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, 10 या शायद $100 बिलियन का लॉस हुआ था. अब मैं आपको इंट्यूशन की कामयाबी बताता हूँ. कहाँ पे जाके जब स्टीव जॉब्स ने iPhone 1 लॉन्च किया तो नोकिया वाले और बाकी लोग इस चीज़ पे हंसते थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगा टच फ़ोन. तो वहाँ पे इंट्यूशन वाला एक बंदा जिसने ये सोचा वो कामयाब हो गया. सो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि कहाँ पे आप मौजूद हैं.
कौन सी जॉब कर रहे हैं। अगर कोई बंदा डेटा एंट्री की जॉब कर रहा है या कोई बंदा उसकी एरोप्लेन की मेंटेनेंस की जॉब कर रहा है, ही हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इन सेंसिंग, क्योंकि उसने एक एक चीज़ देखनी है। लेकिन अगर कोई लीडरशिप में है या टॉप लीडरशिप पे, अब मैं अक्सर मैं आर्टिकल भी, आज भी मैंने एक आर्टिकल लिखा, लेकिन वो किसी और चीज़ के ऊपर है लिंक्डइन पे। सबसे बड़ा मसला क्या आता है, मैं जॉनसन एंड जॉनसन के साथ प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें हमारे पास आते हैं टेक्निकल मैनेजर्स विद अ टेक्निकल बैकग्राउंड। अब वो टेक्निकल बैकग्राउंड से जब आते हैं, इंजीनियरिंग या किसी और बैकग्राउंड से, जब वो लीडरशिप रोल में आते हैं, तो मसला क्या होता है कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड में एक एक चीज़ खुद करते हैं। जब वो लीडरशिप में आते हैं तो उनको डेलीगेशन से बहुत डर लगता है, वो माइक्रो मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे उनको S से N बनने में थोड़ी मुश्किल आती है। जैसे जैसे आप लीडर बनते जाएंगे, आपका फोकस N की तरफ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपकी वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन ES मतलब S वाला भी लीडर बन सकता है, बट उसका डेवलपमेंट N वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि उसको इमेजिन, उसको आगे का देखना है ना। अगर वो S ही करता रहेगा तो ऑपरेशनल चीज़ों में ही फंसा रहेगा, वो फिर स्ट्रेटिजिक और लॉन्ग टर्म सोच उसकी नहीं आ सकेगी। अगला आ गया थिंकिंग एंड फीलिंग। ये काफ़ी आसान है जानना। लेट्स मूव ऑन। थिंकिंग इज हाउ डू यू मेक डिसीजंस। इसको मायर ब्रिक्स की जो कंपनी है, दैट डिस्क्राइब्स के थिंकिंग इज मोर इन योर हेड एंड फीलिंग इज मोर इन योर हार्ट। थिंकिंग इज मोर लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉज एंड इफेक्ट, बेस्ड ऑन ट्रुथ। ये नहीं कि दूसरा झूठ पे बेस्ड है, वो भी बेस्ड ऑन ट्रुथ है, लेकिन ये वो ट्रुथ है जो लोग कभी कहेंगे कि यार ये बहुत ब्लंट है, बल्कि किसी हद तक कोल्ड हार्टेड है, क्योंकि ये कोई चीज़ कहने से रुकते नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। सिंस आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, तो कई दफ़ा पेशेंट जब लास्ट स्टेज पे होता है तो डॉक्टर्स अक्सर क्या कहते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं? दुआ करें। एग्जैक्टली। अब आप अल्लाह से दुआ करें। कोई ये मौजूदा, ये नहीं कहते कि आपका मरीज मरने वाला है, ठीक है। सो अ डॉक्टर हैज़ टू बी अ फीलिंग पर्सन, लेकिन जब डॉक्टर ने ऑपरेट करना है तो तब वो फीलिंग के साथ नहीं कर सकता, देन ही हैज़ टू बी वेरी लॉजिकल। इसी तरह एक जो हाई कोर्ट या सिविल जज या सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो लॉजिकल होना चाहिए या इमोशनल होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है आपका। मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी, डॉक्टर में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जब वो बात करे पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ, ही और शी हैज़ टू बी मोर एम्पैथेटिक, लेकिन जब वो ऑपरेट करे तो ही हैज़ टू बी वेरी लॉजिकल, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके अंदर ये होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट थिंकिंग एंड फीलिंग आर। थिंकिंग जो है वो अपने आप को सिचुएशन से निकाल के देखता है, डिटैच करके, कि मैं इस सिचुएशन से निकल आऊँ तो ये कैसी सिचुएशन मुझे नज़र आएगी। जो फीलिंग वाले हैं वो अपने आप को सिचुएशन के अंदर डाल के देखते हैं कि इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, या मैं होती तो मैं क्या करती। यानी पुटिंग योर सेल्फ इन समबडी एल्सेज शूज। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड फीलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो थिंकिंग वाले लोग हैं, दे अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, फैक्ट्स। जो फीलिंग वाले हैं वो रिलाय करते हैं इमोशंस के ऊपर, फीलिंग के ऊपर। दे डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। लेकिन वहाँ चैलेंज क्या आता है? अगर इतने अच्छे हैं तो फिर चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है, इफ समबडी इज नॉट डूइंग वेल, फिर वो उनको हर्ट नहीं करना चाहेंगे, तो उनको किसी को नेगेटिव फीडबैक देने में प्रॉब्लम आता है। फिर वो कहेंगे कि अब मैं इसको फीडबैक कैसे दूं, ये हर्ट ना हो जाए। उस केस में ऐसा शख्स जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और उसको फीडबैक सही नहीं मिला, तो उसके साथ ज्यादती है कि उसको सही पता ही ना चले उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और एंड ऑफ द डे यकदम उसको कोई कंपनी से निकाल दे, तो फिर वो कहेगा मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं थी।
So the feeling person can have challenges in providing critical feedback. जो थिंकिंग वाले हैं दे सीक ऑब्जेक्टिविटी, जो फीलिंग वाले हैं वो हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं. जो फीलिंग वाले लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कमरे में एंटर होते ही एक एनर्जी की वाइब फील कर लेते हैं कि आज जिसका मूड ऑफ है, आज जिसका मूड सही है, क्योंकि वो हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं. जहाँ पे हार्मनी की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो वो उस चीज़ को फ़ौरन फील कर लेते हैं. ठीक है. थिंकिंग वाले यूज़ करते हैं इम्पर्सनल क्राइटेरिया और फीलिंग वाले यूज़ करते हैं पर्सनल क्राइटेरिया. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक कंपनी में फॉर एग्जांपल एक पीएन काम करता है और उस पीएन ने, उसको बहुत मजबूरी थी, उसका वॉलेट चोरी हो गया या वॉलेट गिर गया, उसको घर जाने के पैसे नहीं थे. तो उसने कंपनी के जो पैसे होते हैं, जो मिसलेनियस अकाउंट होता है या जो किटी कैश होता है, वहाँ से पैसे लेके घर चला गया कि मैं सुबह रख दूंगा. और मैनेजर को पता लग गया तो वो, अब उसने पैसे ले लिए और उसने सोचा था कि मैं वापस रख दूंगा. ऑफिशियली दिस इज नॉट अलाउड. तो थिंकिंग वाला कहेगा कि ये तो रिपोर्ट करके इसको निकालना पड़ेगा कुछ भी हो जाए. और फीलिंग वाला कहेगा कि उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस देखो, उसकी मजबूरी थी, उसने ये जान के नहीं किया, वो क्या करता. तो आप में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं उसको निकालना चाहिए, और कितने लोग हैं जो कहेंगे कि शायद इसकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए. तो जो स्ट्रॉन्ग थिंकिंग वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि नहीं इसको बस छोड़ दो, और अक्सर लोग बीच में कहीं होंगे दरमियान में. ये मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दी है. तो ये फ़र्क होता है थिंकिंग और फीलिंग वालों में. थिंकिंग वाले कई दफ़ा फीडबैक सही देते हैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ 15 लॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ, जॉन मैक्सवेल की. उसका कोर्स भी कर रहा हूँ. उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपने ग्रो करना है तो आपके साथ जो फीडबैक देने वाला इंसान है उसकी बातों से मुझे लगता है कि वो थिंकिंग वाला होना चाहिए, डोमिनेंटली थिंकिंग वाला होना चाहिए, थोड़ी सी उसमें फीलिंग भी हो. क्योंकि जब तक आपको क्रिटिकल फीडबैक नहीं मिलेगा आप शायद अपने आप को इंप्रूव उस तरह से नहीं कर पाएंगे. डज दैट मेक सेंस? यानी कि आपको हार्श ट्रुथ्स पता चलने चाहिए. जी प्लीज. जो थिंकिंग वाला जो थिंकर है बेसिकली, क्या वो बिल्कुल भी ऑराज और एनर्जीज को फील नहीं करता? ये देखें, ये अगर सेंटर है और इधर थिंकिंग वाला जा रहा है, इधर फीलिंग वाला जा रहा है, जो तो एक्सट्रीम की थिंकिंग पे है बिल्कुल, उसका स्कोर इधर आता है, तो वो तो उसके लिए शायद मुश्किल होगा. कुछ थिंकिंग वाले होंगे जो मिडल में फॉल करते हैं, कुछ होंगे जो बिल्कुल फीलिंग के पास हैं. तो जो फीलिंग के पास हैं वो फील के ज़्यादा थोड़ा करीब होंगे, उनकी अवेयरनेस फीलिंग की ज़्यादा होगी. ये तब पता चलता है जब आप ऑनलाइन ऑफिशियल असेसमेंट लेते हैं. वो लेकिन $40, $50, $60 की एक असेसमेंट आती है. हम दूसरे तरीके से टाइप पता लग रहे हैं जिसमें ओवरऑल टाइप पता लग जाएगी लेकिन स्कोर पता नहीं लगेगा. तो वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्कोर. उसमें लिखा आता है क्लियर प्रेफरेंस, मॉडरेट प्रेफरेंस, स्लाइड प्रेफरेंस. 3 तरह की प्रेफरेंस आती हैं. फोकस ऑन टास्क जो थिंकिंग वाले हैं, जो फीलिंग वाले हैं, द फोकस ऑन रिलेशनशिप. सो आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल. मेरा जो टी है वो बहुत स्ट्रांग था जब मैंने सर्टिफिकेशन की 2013 में, क्योंकि मेरा ये बहुत स्ट्रांग है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करूं, स्ट्रांग था. सो आई वर्कड अ लॉट ऑन माय एफ, और मैंने वो अपना एफ काफ़ी डेवलप किया. मीटिंग विद पीपल, सीकिंग फीडबैक, वर्किंग विद मेंटोर्स, वर्किंग विद कोचेस, लर्निंग फ्रॉम टीचर्स. लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. ऑलवेज सेट फ्यू गोल्स दैट आर सस्टेनेबल, दैट आर डूएबल. और मैं आपको भी यही कहूँगा कि जाके ये ना करना कि 4, 5, 6 गोल सेट कर लेना. 2 गोल्स काफ़ी हैं, मोर देन इनफ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटीज, कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है. ठीक है.
जो थिंकिंग वाला है दैट दे विल प्रोवाइड अ क्रिटिकल एनालिसिस, जो फीलिंग वाले हैं दे विल ऑफर प्रेज। अच्छा, थिंकिंग फीलिंग में अब मैं आपको जस्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, जो भी आंसर करना चाहे, कितने लोगों को रिकग्निशन या अप्रिसिएशन पसंद है कि उनको काम के लिए रिकग्नाइज किया जाए, और अगर ना मिले रिकग्निशन तो कैसा फील होता है? अच्छा नहीं फील होता। नॉर्मली जो फीलिंग वाले लोग हैं दे वांट टू बी अप्रिशिएटेड एंड दे लाइक टू अप्रिशिएट अदर्स एज वेल। जो थिंकिंग वाले लोग हैं दे ऑल्सो लाइक टू बी अप्रिशिएटेड, बट उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं होती। वो कहते हैं काम कर लिया तो ठीक है, अगर उनको अप्रिसिएशन मिल जाए दे से दैट्स फाइन, अगर ना मिले तो वो कहते हैं फिर भी ठीक है, जनरली स्पीकिंग। और जो फीलिंग वाले लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले लोग हैं, उनकी ये भी प्रेफरेंस होती है कि हमें किसी ख़ास बंदे से ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मे बी वन ऑफ द सिबलिंग्स, वन ऑफ द रिलेटिव्स, वन ऑफ द पेरेंट्स। कोई और करता रहे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास बंदा हो वो करे तो उनको उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं लास्ट वाले की तरफ, जजिंग एंड परसीविंग। जजिंग डज नॉट मीन जजमेंटल, परसीविंग डज नॉट मीन परसेप्टिव। सो दिस इज़ द लास्ट टाइप। इसके बाद आपकी 4 लेटर की टाइप आ जाएगी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं पर्सनालिटी टाइप के, आपको कैसे पता चलेगा। फिर मैं दूसरी स्लाइड शो चलाऊंगा जिसमें आपके ऑफिशियल स्ट्रेंथ्स और ऑफिशियल स्ट्रेसर्स आएंगे, ठीक है। और फिर एंड में मैं आपको आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चनिंग, और फिर आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जजिंग वाले जो लोग हैं, सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ इससे पहले कि डिटेल्स में जाएं। जजिंग वाले लोगों को कोई काम मिलता है तो दे स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप एंड राइट अवे। काम मिला साथ ही शुरू, स्टेप 1 2 3 4, डेडलाइन इधर है, काम पहले ख़त्म कर लेना। क्योंकि जब वो डेडलाइन के करीब जाते हैं उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो थोड़ा सा पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं और हर चीज़ को प्लान ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अब अगर ये इतने परफेक्ट हैं तो फिर चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक तो इनकी एनर्जी एंड में जाके ड्रेन हो जाती है। दूसरा चैलेंज क्या है कि अगर कोई चीज़ इनको नहीं दे दी जाए जो कि प्लान से हट के है तो ये थोड़ा सा घबरा सकते हैं, क्योंकि वो प्लान के अंदर शामिल नहीं थी। तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है। दूसरी तरफ परसीविंग वाले जो लोग हैं वो आप पिक्चर में देखो कि वो हैपहैज़र्डली चलते हैं, फौरन काम नहीं शुरू करते। उनको एनर्जी शुरू में नहीं मिलती, उनको एनर्जी मिलती है एंड में जाके, ठीक है। और ये अक्सर लोग वो होते हैं जो असाइनमेंट्स पे काम करेंगे आखिरी दिन, आखिरी कुछ घंटों में, क्योंकि उनको एनर्जी तब मिलती है, वो शुरू में कर ही नहीं सकते, ठीक है। चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज आता है जब ऐसे 2 लोग इकट्ठे काम कर रहे हो, ठीक है। अब परसीविंग वाले लोग, इनका नुकसान क्या है? दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। फ़ायदा क्या है? दे आर फ्लेक्सिबल। एक और फ़ायदा क्या है कि अगर इनको कोई काम मिल जाए जो कि नया हो तो ये घबराते नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही फ्लेक्सिबल हैं। जनरली स्पीकिंग दीज पीपल आर मोर इनटू एडमिन या इस तरह की जॉब्स जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना हो। मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं। वो वाले हैं जो ज़्यादा थोड़े से क्रिएटिव साइड के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आर्टिस्ट, इस तरह के लोग। ये जनरली बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली इस तरह होता है। क्योंकि एक ऑथर को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 2 दिनों में नॉवल लिख के दो, ना ही आप म्यूजिशियन को कह सकते हैं कि 2 दिनों में एक गाना कंपोज करके दो, ठीक है। जजिंग वाले जो हैं वो काम जल्दी ख़त्म करना पसंद करते हैं, जो परसीविंग वाले हैं वो अपनी ऑप्शंस को ओपन रखना पसंद करते हैं। सो दे विल नॉट स्टार्ट राइट अवे। जजिंग वाले हैं दे विल स्टार्ट राइट अवे। जजिंग वाले मेक प्लान्स, जो परसीविंग वाले हैं दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर
परसीविंग वालों पे इम्पोज किया जाए ये काम फ़ौरन ख़त्म करो तो दे विल नॉट लाइक इट. जजिंग वाले इफ़ दे वांट टू गो आउट फॉर अ मूवी दे वुड वांट टू कॉल द सिनेमा एंड सी के टिकट्स अवेलेबल हैं फिर जाएंगे. परसीविंग वाले जो हैं वो सिनेमा कॉल नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार चलते हैं, टिकट मिल गई तो देख लेंगे वरना वापस आ जाएंगे. एंड सेम गोज़ फॉर लंच एंड डिनर. जजिंग वाले पहले कहेंगे कि पहले से डिसाइड करो कहाँ लंच करना है या कहाँ डिनर करना है. परसीविंग वाले ये कहेंगे कि चलते हैं, किसी भी जगह बैठ जाएंगे और खा लेंगे. ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जजिंग एंड परसीविंग. जजिंग जो है वो कंट्रोल्ड तरीके से काम करते हैं और परसीविंग वाले कहते हैं, जिसको उर्दू का मुहावरा है, तेल देखो तेल की धार देखो. इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से काम करते हैं. अब मैं अगर एग्जांपल दूं पाकिस्तान की, तो हमने कोई एग्जांपल नहीं देनी, ना पॉलिटिक्स की ना किसी और चीज़ की. एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो जजिंग होना चाहिए कि परसीविंग? जजिंग, सिर्फ जजिंग. आई थिंक बोथ, दोनों होने चाहिए. ज़्यादा रेशियो परसीविंग की होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सर जो एक स्टेट का एक होता है रोल होता है, वो कभी सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना प्लान्स करना पड़ता है. जो आप पूरा अफेयर्स होते हैं ना, पूरा फॉरेन अफेयर दूसरे ममालिक के साथ भी आपके ताल्लुकात होते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो उसके हवाले से. अभी जिस तरह सीरिया के अंदर हुआ है ये सारा कुछ, तो अब उनको टोटली अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है रिवाइज करनी पड़ी है. कल पहली दफ़ा उनके लोग जो हैं वो ऑफिशियली मिलने गए हैं उसको, जो लीडर है उनका, जिसने सारा फतह किया. और दूसरा एक ये भी हुआ है कि कल जो बिल एक पास होना था उसमें एलॉन मस्क ने ट्वीट्स किए हैं, 30 या 32 ट्वीट्स अपने ही हाउस स्पीकर के ख़िलाफ़. तो अगर वो बिल पास ना हुआ तो वो, जिसको एक बड़ी मशहूर टर्म होती है कि वो शट डाउन हो जाएगा, फिर उनके पास फंड्स ही नहीं होंगे. तो वो भी इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन है. तो आपकी बात सही है कि वो परसीविंग रोज़ बरोज़ बदलती, रोज़ बरोज़ नहीं बल्कि घंटा ब घंटा बदलती सिचुएशन है. जजिंग वाले जो लोग हैं दे वांट स्ट्रक्चर, परसीविंग वाले दे वांट टू गो विद द फ्लो. जजिंग वाले जो हैं दे लाइक टू स्केड्यूल एक्टिविटीज़, परसीविंग वाले जो हैं दे वांट टू बी स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की सिचुएशन में बिलीव करते हैं. सो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाई कि जजिंग वाले लोग ऐसे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, फिनिश अहेड ऑफ टाइम. परसीविंग वाले जो लोग हैं डेडलाइन वो भी मीट कर लेंगे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है. डोंट थिंक कि परसीविंग वाले डेडलाइन मीट नहीं कर सकते. दे कैन, बट थोड़ा सा हैपहैज़र्ड, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी लैक ऑफ प्लानिंग उनके अंदर मौजूद होती है. सो वेयर डू यू फॉल, जे और पी, जजिंग और परसीविंग? परसीविंग. जो परसीविंग है वो पी लिख लें, जो जजिंग है वो जे लिख लें. अब ये 4 प्रेफरेंसेस थी जो मैंने आपको बताया था. सो यू आर आइदर ई और आई, आइदर एस और एन, आइदर टी और एफ, आइदर जे और पी. तो आपकी 4 लेटर की पर्सनालिटी टाइप बन गई, जो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन वैसे यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन द इंटरनेट. और वेबसाइट का नाम है ट्रूइटी, TRUITY. ट्रूइटी लिखेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल्स आ जाएंगी और फ्रीली अवेलेबल है. truity.com, मोस्ट लाइकली इट्स truity.com. आप ट्रूइटी गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगी. ठीक है. तो ये 16 पर्सनालिटीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ISTJ ऑन द टॉप लेफ्ट टू ENTJ एट द बॉटम राइट. सबसे जो रेयर पर्सनालिटी है दैट इज INTJ फीमेल. INTJ की जो फीमेल है दैट्स द रेयरेस्ट पर्सनालिटी. जो सबसे कॉमन पर्सनालिटी, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो सबसे कॉमन है दैट इज ESTJ मेल. Again, I am talking about America, not any other country. ESTJ मेल, ESTJ मेल सबसे ज़्यादा है. अब ये कुछ टाइटल्स हैं
जो मायर ब्रिग्स ने कंपनी ने दिए हैं, मायर ब्रिग्स ने ऑफिशियली नहीं दिए लेकिन जनरली काफ़ी सारे लोगों ने दिए हैं, जो ISTJs हैं दे आर नोन एज द इंस्पेक्टर्स, रिजर्व्ड एंड प्रैक्टिकल, दे टेंड टू बी लॉयल, ऑर्डरली एंड ट्रेडिशनल, ये ISTJ हैं, ठीक है। ISTPs are crafters, highly independent, they enjoy new experiences that provide first hand learning. अब मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Why they enjoy new experiences? Because they are Ps, flexibility उनको पसंद है, और highly independent भी इसीलिए हैं क्योंकि Ps हैं। ISFJ warm hearted, क्यों warm hearted हैं? क्योंकि उनके अंदर फीलिंग है। एंड डेडिकेटेड, दे आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द पीपल दे केयर अबाउट, ठीक है, फीलिंग उनके अंदर डोमिनेंट है। ISFP P है तो इजी गोइंग भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, दे टेंड टू बी रिजर्व्ड एंड आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर P है। रिजर्व क्यों है? क्योंकि उनके अंदर I है, बिल्कुल ठीक है। INFJ, the advocate, creative and analytical, they are considered to be one of the rarest Myers-Briggs types. अब INFJ की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी समझने के लिए आपको इसका अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। इंट्रोवर्टेड यानी किसी से ज़्यादा मशवरा नहीं करना। इंट्यूशन, फ्यूचर का सोचना। फीलिंग, इमोशंस बहुत स्ट्रांग। जजिंग, काम जल्दी करना। सो दिस कुड बी प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन लाइक मदर टेरेसा और अ टेररिस्ट। समझ आई? दोनों की एक ही है ना स्कोप, स्कूल ऑफ थिंकिंग। जो टेररिस्ट है वो भी यही सोचेगा कि मैं तो भला कर रहा हूँ, कुछ 15-20 बंदे मार भी दिए तो क्या है, और एक मदर टेरेसा जैसी खातून भी यही सोचेगी। यू सी कि सेम पर्सनालिटी कैसे डिफरेंट हो सकती है, सेम 4 लेटर्स। ये हमने जब सर्टिफिकेशन की थी तो उन्होंने डिस्कस किया था। So I just recalled the example and I wanted to share it, ताकि आपको लगे कि एक तरह की पर्सनालिटी में भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। Moving on to the next one, INFP, the mediator, idealistic with high values, they strive to make the world a better place. INTJ, architect, very logical, creative, analytical. INTP, the thinker. अभी मैंने आपको आपके स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेसर्स बताने हैं, वो भी दोबारा आएंगे, ये सिर्फ समरी बता रहा हूँ। INTP, the thinker, quiet and introverted, they are known for having a rich inner world. ESTP, persuader, outgoing and dramatic, they enjoy spending time with others and focusing on here and now. Focusing on here and now क्यों? क्योंकि वो sensing है। ESTJ, the director, assertive and rule oriented, they have high principles and a tendency to take charge. अब आप इस डिस्क्रिप्शन को देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह के मैनेजर्स और लीडर्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि दे आर assertive, rule oriented and have high principles and a tendency to take charge. ESFP, the performer, outgoing and spontaneous, they enjoy taking center stage. ESFJ, caregiver, क्योंकि F हैं, they are soft hearted, extroverted हैं, they are outgoing, they tend to believe the best about people क्योंकि ये feeling है। ENFP, the champion, charismatic and energetic, they enjoy situations where they can put their creativity to work. याद है मैंने कहा था P वाले लोग थोड़े से flexible और creative होते हैं।